प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हमने नागरिकता से संबंधित कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस किया था और वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित थे। नागरिक नागरिकता की जो प्राप्ति है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, आप जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, उनके कल के जो 10 क्वेश्चन थे लास्ट वीडियो के, उनका एक सीक्वेंस में रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 की बात की जाती है कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसके आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और 5 आधार हैं जिनमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक आधार और क्षेत्र समाविष्टि आधार। सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। तो जन्म में सबसे पहले बात आती है कि यदि किसी बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1947 से पहले होता है तो वह उसी स्थिति में भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता का जन्म यदि उसके माता पिता दोनों का जन्म भारत की भूमि पर ही हुआ है तो ही उसको भारत का नागरिक स्वीकार किया जाएगा। और यदि किसी बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1947 को या 1 जुलाई 1947 के बाद होता है तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता में से किसी भी एक को उसके जन्म के समय भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है। और यदि किसी बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है तो उसको नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसके जन्म के समय माता तथा पिता दोनों का भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो इसके लिए कंडीशन और है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तथा दूसरा दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। अवैध प्रवासी का यहाँ पे मतलब है यानी कि भारत वो लीगल रूप से प्रवास कर रहा हो, यानी कि इलीगल रूप से उसका प्रवास नहीं हो। इसके अलावा देखो, अगर वो जन्म के आधार पर सारे मापदंड पूरे करता है और फिर भी अगर वो भारत का नागरिक नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यदि या तो वो शत्रु देश के नागरिक का बच्चा है या फिर वो हमारे भारत में जो पदस्थ विदेशी राजनयिक होते हैं, विदेशी राजदूत होते हैं, उसके जो बच्चे हैं उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार देखो, अगर वंश के आधार पर बात की जाए तो यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तथा 10 दिसंबर 1992 से पहले होता है तो उसको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है। अगर उसके पिता के पास भारत की नागरिकता नहीं है और उसकी माता के पास भारत की नागरिकता है तो उस स्थिति में वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन रहा है और विदेशी भूमि में उसका जन्म हुआ है। और इसी ये जो लिंग विषमता है, इस लिंग विषमता को दूर करने के लिए एक नागरिकता में संशोधन किया गया था। उसी के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई भी बच्चा 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मता है तो उसको, यदि माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसको भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके अलावा यदि 3 दिसंबर 2004 को कोई बच्चा विदेशी राज्य में जन्म लेता है तो उसको तभी भारत का नागरिक स्वीकार किया जाएगा उसके माता पिता के द्वारा उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर उसका भारतीय कॉन्सुलेंट यानी भारतीय राजदूतावास है उसमें उसका पंजीकरण करवाना होगा। और यदि निर्धारित 1 वर्ष में पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं तो उसके बाद यदि आप पंजीकरण करवाते हैं तो पंजीकरण के साथ साथ उनके माता पिता को यह शपथ पत्र वहाँ पे पेश करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। तब उसी स्थिति में वो भारत का नागरिक स्वीकार किया जाएगा। इसी प्रकार देखो, यदि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है उसके अनुसार संविधान के लागू होने के समय नागरिकता की बात की गई है कि यानी संविधान लागू होने के समय किस किस को भारत का नागरिक समझा जाएगा, तो उसके अनुसार ये व्यवस्था की गई, 3 श्रेणियां बनाई गई, यानी कि 3 शर्तें रखी गई। यानी कि कोई भी अगर एक शर्त पूरी कर रहा है इसका मतलब वो भारत का नागरिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार, मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 के अनुसार, यदि उसका जन्म, बच्चे का जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है या फिर संविधान लागू होने के वो 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसी प्रकार देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत
पंजीकरण के आधार पर नागरिकता अधिग्रहण की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत पंजीकरण के द्वारा नागरिकता अधिग्रहण की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। इसी प्रकार देखो, प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई थी, और वो कंडीशंस थी कि भारत सरकार में उसकी सेवा में कम से कम अगर कोई न्यूनतम 11 साल तक कार्यरत है, उसका चरित्र अच्छा हो, 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी एक भाषा का उसे नॉलेज होना चाहिए, और भारतीय संविधान के प्रति उसको निष्ठा की शपथ भी लेनी होगी। तो दोस्तों, ये कल वाली जो लास्ट वीडियो डाली थी, उस लास्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सीक्वेंस में, उसी का यहाँ पे आपको रिवीजन करवाया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एग्ज़ाम पॉलिटी एनालिसिस के मंच पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में भी नागरिकता से संबंधित ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है स्वैच्छिक त्याग के आधार पर, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से त्याग करता है तो उसकी नागरिकता कैसे जा सकती है। आज का जो वीडियो है वो नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है, यानी किस प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, और कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्वैच्छिक त्याग के आधार पर नागरिकता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकता की स्वैच्छिक त्याग की घोषणा के साथ ही नागरिकता समाप्त समझी जाती है। यदि स्वैच्छिक त्याग करने वाले व्यक्ति की संतान नाबालिग है, यानी कि 18 वर्ष से कम है, तो उसकी नागरिकता भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नाबालिग बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। डी ऑप्शन है किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने पर उसकी पत्नी व सभी बच्चों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागता है और उसकी स्वैच्छिक त्याग की घोषणा करता है, उसी के साथ उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल सही कथन है। यदि स्वैच्छिक त्याग करने वाले व्यक्ति की संतान नाबालिग है तो उसकी नागरिकता भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और नाबालिग बच्चा 18 वर्ष आयु कम का है और पुनः वापस नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो पंजीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पत्नी है, इस पत्नी की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, और यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो डी कथन है, वो सही नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही बर्खास्त हो जाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही बर्खास्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 9। यहाँ पे आपने देखो अनुच्छेद 5 पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 5 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा। तो उसके लिए 3 शर्तें रखी गई थी, या तो बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो 5 वर्ष पूर्व, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 10 है, वो संविधान की निरंतरता की बात करता है। संविधान में नागरिकता की निरंतरता की बात करता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है, इस बात का निर्धारण संसद समय समय पर करती रहती है। अनुच्छेद 11 पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 11 में ये व्यवस्था थी कि नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधार पर केंद्र सरकार भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकती है। यानी कि आपको अपनी नागरिकता से किस आधार पर वंचित होना पड़ सकता है। तो या तो आप किसी फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आप वंचित रह सकते हैं, या आप संविधान का अनादर करते हैं, अवमानना करते हैं संविधान की, या फिर शत्रु देश के नागरिक को राष्ट्र विरोधी सूचना देते हैं, या फिर आपको प्राकृतिक या पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किए हुए 5 ही वर्ष हुए हैं और उसमें से भी आपके 2 वर्ष की कैद हो गई। तो यहाँ पे इसके अलावा नागरिक के सामान्य रूप से भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर। तो इस प्रकार से ये सभी वो कथन है जिसके आधार पर भारतीय जो नागरिक है वो केंद्र सरकार के माध्यम से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अनुच्छेद 7 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो 1 मार्च 1947 के बाद यदि भारत से कोई पाकिस्तान चला जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सही कथन है। और यदि स्थानांतरित व्यक्ति भारत में पुनर्वास के लिए लौट आता है और पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। पंजीकरण प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने के बाद 6 माह तक उसको भारत में ही रहना अनिवार्य है, तो यहाँ पे ये कथन भी सही है। तो अनुच्छेद 7 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों ये सही नहीं है, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या आएगा? सही है कौन सा? तो ये सारे सही है, सारे के सारे सही हैं। यानी कि यदि कोई 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान जाता है और फिर पुनः वनवास के लिए वापस भारत में आ जाता है और पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है और 6 माह तक भारत में रहता है, तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो सारे के सारे कथन सही हैं और इनका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 करता है। इससे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले उन भारतीयों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था करता है जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए? यानी कि कोई ऐसा नागरिक है जो पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश में चला गया और वो वहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। उस व्यक्ति के अविभाजित उस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत, यानी कि 3 जुलाई 1947 को जो माउंटबेटन योजना थी उसकी घोषणा की गई थी, उससे पहले उसके माता पिता दादा दादी इसी भारत में जन्म लिया था। तो इसका मतलब उसको भारत की नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत प्राप्त होती है। तो आर्टिकल 8 उन प्रावधानों की बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के अलावा विश्व के किसी अन्य देश में निवास कर रहा है और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, तो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे कौन सी शर्त के अनुसार भारत के नागरिक होंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में ही जन्मे थे, लेकिन विभाजन के दौरान वो व्यक्ति पाकिस्तान में चला जाता है, तो वो व्यक्ति किस आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है? तो उसके लिए 2 कंडीशन रखी गई हैं। पहली कंडीशन है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पहले वो अगर भारत आ जाता है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत आता है तो उसको फिर पंजीकरण करवाना पड़ेगा और पंजीकरण करवाने के 6 महीने तक भारत में ही निवास करना पड़ेगा, तब उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर है ए और बी। इस बात का जो उल्लेख करता है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 करता है। ये आर्टिकल 6 का उल्लेख है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी? तो देखो, भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय मूल्य है उनका जो सम्मान करते हैं, जो विदेशों में रहकर भी लोग भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जैसे भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है, वो वहाँ पे भी रह करके भारतीय संस्कृति और मूल्य का सम्मान करता है, तो उनके सम्मान में ही भारत सरकार ने ये व्यवस्था की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत उनको कुछ अधिकार दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप भारत में आते हैं तो आपको भारत में आने जाने की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन आपको मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। आप भारत में किसी संवैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरियों को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त होगी? तो केवल एक ही स्वतंत्रता होगी, भारत में आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तथा पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का विलय कर ओसीआई कार्ड धारकों को कुछ उनसे संबंधित कुछ कथन हैं, उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो यहाँ पे 2015 में ओसीआई कार्ड धारक और पीआईओ धारकों को एक मर्ज करके और इनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और कौन सी स्वतंत्रताओं से इनको मुक्त रखा गया है? तो देखो, भारत में खेती की ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ओसीआई कार्ड धारक हैं भारत में खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। भारत में राजनीतिक तथा संवैधानिक पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा।
भारत में रहने तथा कारोबार करने का अधिकार होगा। भारत में प्रवास के दौरान थाने में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही सी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 किस वर्ग को छोड़कर बिना डॉक्यूमेंट के भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध। तो यहाँ पे सही आंसर है मुस्लिम। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन देशों से अगर कोई भी शरणार्थी भारत में आता है तो उसको डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत की नागरिकता मिलती है। वो मुस्लिम वर्ग को मिलती है, बाकी को विदाउट डॉक्यूमेंट की नागरिकता प्राप्त होती है। ये संशोधन अधिनियम 2020 के तहत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 राष्ट्रपति के द्वारा कब अधिसूचित किया गया था? दोस्तों, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 है, इसको स्वीकृति राष्ट्रपति ने दिसंबर में दे दी थी, लेकिन अधिसूचना कब जारी की गई वो पूछा गया। 5 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020, 17 जनवरी 2020। तो इसका सही आंसर है 10 जनवरी 2020। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।